हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम जल्दी से इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उन सब की एक बार रिवीजन करेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा रिवीजन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स बन चुके हैं। हमें अपना नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स भी शुरू करना है। सो मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन विद इन 10 मिनट्स, ताकि आप एक पेज ले लीजिए, ब्लैंक पेज A4 शीट टाइप, उस पर लिखिए ताकि आप कहीं पे चिपका लीजिए और फॉर्मूलेज को डेली देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रिवीजन। ओके, 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी, तो हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन। सबसे पहले हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में पढ़ा था dnc अपॉन n विल बी इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। तो ये फार्मूला याद नहीं रखना, ये मैं जस्ट रिवीजन के लिए करवा रही हूँ। फिर हमने VRMS पढ़ा था, √3RT/m। इसको आप √3 PV/m भी लिख सकते हो फॉर 1 मोल। और इसी को m/v को आप लिख सकते हो d, तो √3P/d, वेयर d इज़ द डेंसिटी, राइट। फिर V एवरेज का फॉर्मूला था √8RT/m। इसको आप यहाँ लिख सकते हो √8 PV/m, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8P/π डेंसिटी। V MPS का फॉर्मूला है √2RT/m, वेयर m इज़ द मोलर मास, √2 PV/m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2P/ डेंसिटी। तो ये 3 फॉर्मूलेज हो गए और एक ये चीज़ हो गई। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, रिवीजन ही चल रही है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखवा रही हूँ आपको। आई गेस सबने लिख लिया है। तो एक चीज़ याद रखनी थी कि VRMS इज सबसे ग्रेटर देन V एवरेज और देन V MPS। इसको हमने कैसे याद किया था, राम से याद किया था। राम एक पर्सन है, उसके नाम से याद किया था। फिर हमने याद किया था कि अगर इनकी रेशो लिखे 1:1.128 रेशो 1.224। और एक ये चीज़ याद की थी कि VRMS माइनस V एवरेज विल बी ग्रेटर देन V एवरेज माइनस V MPS। ये कैसे आया था, ये हमने ग्राफ से इंटरप्रेट किया था, ये वाला पॉइंट। तो जल्दी से इसे एक A4 शीट लीजिए, उस पर नोट डाउन करिए। 1 सेकंड में डस्टर लाई। सो आई होप ये लिख लिया है सबने। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ R पे। जल्दी से लिखेंगे ताकि हमारे सारे फार्मूलाज एक ही शीट पे आ जाए और हम जल्दी को एक रिवीजन कर पाएँ। R होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, वेयर ATM लीटर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। 0.08314 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। फिर होता है आपके पास एक 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक होता है 1.987 जिसको हम डायरेक्टली 2 भी लिख देते हैं, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये सारी किसकी यूनिट्स हैं, आर की वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। फिर हम आते हैं 3 फॉर्मूलेज पे। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², वेयर C इज द VRMS वेलोसिटी। इसी को 2/3 काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, और इसी को 2/3 स्मॉल के कैपिटल टी, वेयर स्मॉल के इज कांस्टेंट एंड कैपिटल टी इज टेम्परेचर।
तो एक ये फॉर्मूला हमने रिवाइज किया था। फिर आपको याद करना है वॉन डेर वाल इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स। ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड बी इज 4v, वेयर v is the actual volume of gas molecules and b is effective volume। इसी को हम क्या कह रहे थे, को वॉल्यूम, राइट। इफेक्टिव वॉल्यूम, को वॉल्यूम, ये सब नाम थे इसके। या इसका एक और नाम था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आ जाता है कि इफेक्टिव वॉल्यूम इज डैश टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम, देन आंसर विल बी 4 टाइम्स। फिर हमने बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ा था TB, इसकी वैल्यू थी A/RB, राइट। फिर हमने क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स में सिग्मा क्या था, कोलिजन डायामीटर। इसको अगर मैं डायामीटर की फॉर्म में लिख रही हूँ तो d1/+d2/2, अगर मैं रेडियस की फॉर्म में लिख रही हूँ तो r1+r2। फिर हमारा था कोलिजन नंबर, जिसका फॉर्मूला था √2πn सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज। एक था हमारा Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट वाज 1/√2πn स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज। एक था हमारा मीन फ्री पाथ, जिसका फॉर्मूला था 1/√2πn सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और इसकी वैल्यू क्या थी, P/kBT। और kBT की वैल्यू क्या थी, KB की वैल्यू क्या थी, R/NA। तो ये सब आपको याद करना है कि n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वैल्यू थी P/kBT, और वहाँ पे KB क्या है, R/NA। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख जाएगा, PNA/RT। बस मैंने KB की जगह R/NA लिख दिया, तो ये भी बन जाएगा इसका फॉर्मूला, किसका, स्मॉल n का, राइट। फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा। वेट अ मिनट, मैं एक बार देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यस, हो रही है। अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने गे-लुसैक का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था। वो कह रहा था वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू V0 T डिग्री सेल्सियस प्लस 273/273। अब मैंने यहाँ डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना, तो मैं क्या लिखूँगी, V0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273। तो एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यस, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये गे-लुसैक ने दिया था, चार्ल्स लॉ में इसका कंट्रीब्यूशन था। देन हमने पढ़नी है प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स। 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, या 1.01325 बार, या 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 760 टॉर, या फिर बस इतना ही है ये। तो ये ATM की डिफरेंट कन्वर्जन्स हमने पढ़ ली। जल्दी नोट डाउन करिए आप, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे भी करना है हमें। ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो, थर्मोडायनेमिक्स पे आए। एक मैंने आपको ढूंढने को कहा था NTP वर्सेस STP। तो मैंने कई क्वेश्चंस देखे,
केमिस्ट्री में आपको एनटीपी पे भी 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर लेना है। मैं एक क्वेश्चन करवा भी दूंगी तो आपको पता भी चल जाएगा कि एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, हमने टेम्परेचर 0 ही लेना है। एनटीपी में हमने 20 डिग्री सेल्सियस नहीं लेना। हाँ, अगर एसएटीपी आए तो प्रेशर होता है 1 बार और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इस पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आती है 24.789 लीटर्स। हालांकि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है 22.4 लीटर। यहाँ क्या आती है 24.789 लीटर्स। नोट डाउन इट क्विकली। एसटीपी हो एनटीपी हो, टेम्परेचर 0 डिग्री ही लेंगे हम केमिस्ट्री में। अब हम एनर्जी की यूनिट्स पढ़ते हैं। एनर्जी की सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 L8 एटम एटमोसफेयर इज 101.3 जूल एंड 1 कैलोरी इज 4.18, या इसको 4.2 जूल भी लिख देते हैं। तो ये आपकी एनर्जी कन्वर्जन हो गई। तो हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर कन्वर्जन पढ़ ली, आर की डिफरेंट वैल्यूज़ पढ़ ली और एनर्जी कन्वर्जन्स पढ़ ली। अब हम आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। ग्राहम्स लॉ में जो हम रेट लिखते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन चेंज टाइम टेकन, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। रेट को हम ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड, नंबर अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज्ड पर सेकेंड। और ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर एरिया अपॉन रूट टी इंटू मोलर मास, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो प्रेशर एरिया अपॉन रूट टी इंटू डेंसिटी। तो ये था आपका ग्राहम्स लॉ। देखिए चार्ल्स लॉ बहुत इजी है, बॉयल्स लॉ बहुत इजी है। बॉयल्स लॉ क्या था, पीवी इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। गे-लुसैक क्या कहता था, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, ये गे-लुसैक लॉ है। एवोगैड्रो क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ग्राहम्स लॉ मैंने अभी बताया, और चार्ल्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर वाला गे-लुसैक का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ, ये है गे-लुसैक लॉ और ये है एवोगैड्रो लॉ। जल्दी से नोट डाउन करिए पॉज करके वीडियो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ बस। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डायनेमिक पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं, या इसका तीसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डायनेमिक पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस भी कहते हैं। तो ये इसी के 2 नाम हैं, एक्स्ट्रा याद करने को करिए, नहीं करने इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी टू बी लर्नड। जो कंपल्सरी है वो मैं बताया है चैप्टर में, ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाई है। अब काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है 3/2 kBT, सॉरी RT, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 kBT। यस,
फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि z की वैल्यू क्या होती है, PV अपॉन NRT। यहाँ पे V रियल वाला, यहाँ पे V रियल अपॉन V आइडियल, ये दोनों ही z की वैल्यूज़ हैं। एक मैंने आपको बताया था जूल क्या होता है। अगर आपको कहीं किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब दिख जाए तो वो सिंपली जूल है। मान लो आपको कहीं दे रखा है 2 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब, तो आप सोचोगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपली 2 जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, CO2 के लिए आपको याद रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर था 31.1 डिग्री सेल्सियस, NCERT के अकॉर्डिंग दे रखा है तो 30.98 डिग्री सेल्सियस। PC की वैल्यू थी 72.9 ATM और VC की वैल्यू थी 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये वैल्यू में भी चेंज हो सकता है। NCERT जैसे इसको लिख रही है 30.98, थोड़ी सी डिफरेंस पॉइंटों में आ सकता है, तो इतना कोई मायने नहीं रखता ये डिफरेंस। चलिए, PC VC अपॉन RTC विल बी इक्वल टू 3/8 विल बी इक्वल टू Z। एक ये मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी और ये डिराइव भी कराया था, तो ये हो गया। एक हमने पढ़ी थी विरियाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये सिर्फ BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए है इम्पॉर्टेंट। हालांकि JEE में भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है इस पे, सेकंड कोफिशिएंट पे, तो विरियाल के सेकंड कोफिशिएंट पे। तो सिंपली इट मीन्स Z इज़ इक्वल टू 1 + 1 अपॉन VM B - A अपॉन RT, ये इसकी वैल्यू है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Z इज़ इक्वल टू 1 + B अपॉन VM + C अपॉन VM² एंड सो ऑन अप टू जहाँ तक भी जा रहा है। इसको आप एक और टर्म लिख दो प्लस D अपॉन VM³ एंड सो ऑन। ये B जो है ये है सेकंड विरियाल कोफिशिएंट, C जो है वो थर्ड विरियाल कोफिशिएंट है एंड सो ऑन। अब आता है क्लॉजियस क्लेपेरियन इक्वेशन लॉग P2। ये आपको याद रखना है जब मैं वेपर प्रेशर टर्म दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ मैं? वेपर प्रेशर। तो इसमें आपको 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। वेपर ऐसे रटो कि वेपर प्रेशर जब मुझे पढ़ना है तो मुझे 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। वो क्या है? एक तो क्लॉजियस क्लेपेरियन इक्वेशन लॉग P2 अपॉन P1 इज डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 - 1 अपॉन T2। एक मुझे पढ़ना है गुल्डबर्ग्स रूल। ये भी BSc वाले स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दें, नीट वाले इतने ना दें। ये है TB विल बी इक्वल टू 2/3 TC वेपर प्रेशर में। एक आता है ट्रॉटन्स रूल, वो क्या कहता है? डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन TB यहाँ पे TB को आपने बॉइल्स टेम्परेचर से कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे TB इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 21। और ये उन लिक्विड्स के लिए वैलिड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है और वो नॉन एसोसिएटेड लिक्विड्स हैं। तो आपको वेपर प्रेशर जब भी याद आए तो ये 3 चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। तो वेपर प्रेशर हो गया। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन पढ़ा था एक। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और यूनिट्स ऑफ
सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जीज आर सेम. यस, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी सरफेस टेंशन वाले फिनोमिना में. सरफेस एनर्जी की यूनिट पढ़ लो. सरफेस एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो? वर्क डन पर यूनिट एरिया, तो जूल पर मीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर. अगर मैं इसको मीटर से मल्टीप्लाई मीटर से डिवाइड कर दूँ तो न्यूटन मीटर. एफ एस क्या होता है? वर्क डन, तो जूल और अपॉन मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों की यूनिट्स क्या हैं? आपस में सेम है. एक हमने ये पढ़ा था कि चेंज इन सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ये फिजिक्स में आता है फॉर्मूला. केमिस्ट्री की बुक में ये फॉर्मूला मेंशन नहीं होता है. फिर थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या था? विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ए डी यू बाई डी एक्स. डी यू बाई डी एक्स को क्या लिख सकते थे हम? डी थीटा अपॉन डी टी. पॉइस को इसकी यूनिट क्या थी? पॉइस. पॉइस क्या थी इसकी? सी जी एस यूनिट. ये क्या थी यूनिट इसकी? सी जी एस. और अगर मैं बोल रही हूँ पॉइस इज इक्वल टू 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस. ये कन्वर्जन याद रखना है. ये वाली ऐसा यूनिट है. पॉइस इज द सी जी एस यूनिट. इस पॉइस इज इक्वल टू, देखो इसकी और यूनिट क्या हो सकती है ईटा की? पास्कल सेकेंड, राइट. ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं. एक हमने पढ़ी थी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट. ये भी बीएससी वाले स्टूडेंट ही देखें. इसमें हमारे पास 3 टर्म्स पी, पाई, फाई और थीटा. तो पाई प्लस 3 अपॉन फाई स्क्वेयर 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा. ये थी आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. पाई क्या था? P अपॉन पी सी. फाई क्या था? V अपॉन वी सी. और थीटा क्या था? T अपॉन टी सी. यस, तो ये हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट थी. अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताती हूँ. वो मैंने कभी नहीं बताया, ना आपने एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स में बताया. वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना हो जिसको वो याद रख ले ये फॉर्मूला. वो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू 1/3 रो वी एल. ये फॉर्मूला हमें बताता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एल यहाँ पे है मीन फ्री पाथ के बीच का रिलेशन. वी है यहाँ पे वी एवरेज, रो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस. यस, ओके. तो ये मैंने अभी पहले कभी नहीं बताया ये फॉर्मूला, ये अभी पहली बार बता रही हूँ मैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. जब हम गैसेस में विस्कोसिटी पढ़ते हैं, देखिए विस्कोसिटी जब हम गैसेस में पढ़ते हैं और एक विस्कोसिटी होती है जो हम लिक्विड में पढ़ते हैं, और दोनों ही विस्कोसिटी के फॉर्मूला सेम है. तो जनरली गैसेस में जो विस्कोसिटी, जो ईटा की वैल्यू आती है गैसेस के लिए, वो जनरली होती है मिली पॉइस में. मतलब जब हम गैसेस, हमने अलग अलग गैसेस स्टडी की, उनकी ईटा की वैल्यू फाइंड की, तो वो उसकी रेंज क्या है? मिली पॉइस की रेंज में आती है. और लिक्विड के लिए जो ईटा की वैल्यू होती है वो होती है सेंटी पॉइस में जनरली.
तो लिक्विड के लिए ईटा की वैल्यू कम है और गैसेस के लिए ईटा की वैल्यू गैसेस के लिए ईटा की वैल्यू बहुत कम है और लिक्विड के लिए ईटा की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ओके, यहाँ मिली पॉइस नहीं, सॉरी माइक्रो पॉइस आएगा, माइक्रो पॉइस। तो इसी के साथ हमने रिवीजन कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में ऐसी बात है भाई कि इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम एक्स्ट्रा लेक्चर बनाएंगे तो एक लेक्चर में क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते, क्योंकि एक लेक्चर में कितना ही लंबा बना लूँगी, 1 घंटे 2 घंटे, उसमें कितने ही क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ऐसा है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू करूँगी, बट डेली चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू होने से पहले, उसकी स्टार्टिंग करने से पहले, उसका लेक्चर शुरू होने से पहले हम डेली रेगुलर बेसिस पे हर लेक्चर से पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। तो आज के आपको 5 क्वेश्चंस मैं लिखवा देती हूँ। अब जो मेरा अपकमिंग लेक्चर आएगा उसके 5 क्वेश्चंस, फिर उससे भी अगला जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर होगा, लेक्चर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स पे 40 वीडियोस बन गई, तो हर वीडियो में ऑलमोस्ट मान लो मैं 20 वीडियो तक आपको 5-5 क्वेश्चन हर लेक्चर में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो 25 ज़ा 100, तो ऐसे मैं 100 क्वेश्चंस करवा सकती हूँ स्टेट ऑफ मैटर के, अगर मैं इस तरीके से चलूँ। अगर मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस पे बनाऊँ तो वीडियो तो 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की, और उसमें 100 क्वेश्चंस तो कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं डेली जब मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर अपलोड करूँगी तो पहले के 10-15 मिनट हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो अब हम आज के 5 क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो हमें करने चाहिए। तो आज के 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ इज ए पार्ट, dp upon dv will be equal to minus dv by v, b part dp upon p is equal to plus dv by v, c है d square p by p is minus dv by dt, और इसी का d ऑप्शन है d square p upon p will be equal to plus d square v upon dt। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है। डिफरेंशिएशन हो रखा है, ट्राई इट वंस योर सेल्फ, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आई होप आपने एक बार खुद ट्राई किया हो पॉज करके। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। तो देखिए आपको ये एक वैरायटी पता चली कि डायरेक्ट बॉयल्स लॉ पूछने की बजाय उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। आपको पता है बॉयल्स लॉ में पीवी इज कांस्टेंट। अगर मैं डेरिवेशन करूं पीवी का विद रिस्पेक्ट टू पी तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज़ के वो हमेशा 0 आती है। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेशन बोल रही हूँ मैं, सॉरी डिफरेंशिएशन बोलना था मुझे। डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी, तो मेरा क्या आता है dx, मतलब हम क्या प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़, तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ऐड करके दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। यही होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। p को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट किया, देन v को कांस्टेंट रखा, p को डिफरेंशिएट किया, राइट।
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, इतनी मैथ्स आनी चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, पी डी वी बाई डी पी प्लस वी, डी पी अपॉन डी पी विल बी 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा, डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन पी। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने पी लिखना था, सॉरी। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस वाले को इधर ले जाइए, इस वाले को इधर ले आइए, मतलब ऐसे कर दीजिए। तो ये माइनस डी वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू डी पी अपॉन पी। तो क्या ये फर्स्ट हो रहा है कि डी पी अपॉन पी माइनस डी वी अपॉन वी के बराबर है? येस। तो हेंस आर आंसर इज दिस। तो कोई भी लॉ हो उसको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है रादर देन सीधा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पूछने के। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आता है। Wait a minute. The meniscus between liquid and vapor in a bulb disappears at dash, fill in the blanks। तो आप खुद 2 मिनट में दे रही हूँ, सोचिए। इतने में 1 मिनट आई। तो यस, इसका आंसर देखिए, मेनिस्कस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर इन अ बल्ब डिसअपियर्स एट, इसका आंसर है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए, मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर जब हम पढ़ रहे थे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर में हमने ये पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस के बीच में एक डेफिनेट जो बाउंड्री होती है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है, हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो मेनिस्कस होता है, मान लीजिए मेनिस्कस कब बनता है? ऐसे बनता है मेनिस्कस, जब गैस और लिक्विड अलग से दिख रहे हैं तभी तो हमें ये मेनिस्कस दिखेगा। अगर गैस और लिक्विड हमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पा रहे कि ये लिक्विड है ये गैस है, ये आपस में मिले जुले ही लग रहे हैं, सेम सब्सटेंस ही लग रहा है, तो वहाँ मेनिस्कस तो हमें अपीयर ही नहीं होगा। इसको आप खुद थोड़ा सा सोचिए, तब आपको समझ आएगा ये, राइट। अब एक क्वेश्चन 3 लिखिए। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है कि जो ओडर होता है किसी भी सब्सटेंस का वो तो स्लोली फैलता है, बट जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो मोशन बहुत फास्ट होता है। तो वाई, रीज़न क्या है इसका?
एग्जैक्ट अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाई ऑर्डर या अडर ट्रेवल सो स्लोली इन अ रूम while gas molecules travel with speed similar to those of राइफल बुलेट्स। तो वो कह रहे गैस मॉलिक्यूल्स तो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करते हैं, और अगर स्पीड किसी भी चीज़ की स्मेल है, फ्रेगरेंस है, वो गैस मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन की वजह से है, तो स्मेल अगरबत्ती की, किसी भी खाने की इतने धीरे क्यों फैलती है? तो इसका रीज़न सुनिए। इसका रीज़न मैं पहले लिखवा देती हूँ एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज, देन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल में आ गया तो आपको थोड़ा बुक से लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो लेट्स राइट द आंसर फर्स्ट। वेट अ मिनट। आपने पहले तो ये सब लिख देना है कि जो क्वेश्चन है वहीं से स्टेटमेंट उठा लेने की गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद वेरी हाई स्पीड येट द स्मेल ऑफ फ्रूट्स स्प्रेड्स वेरी स्लोली बिकॉज। अब बिकॉज के आगे जो मैं लिख रही हूँ वो आपको बिकॉज के बाद लिखना है पेपर में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस undergo collision undergo extremely large number of collisions per second। In every collision the path of molecule is deflected so much so that sometimes it is even deflected back। Hence the net linear movement of the molecules in a particular direction is क्वाइट स्लो। शायद मार्कर इतना अच्छा नहीं चल रहा और राइटिंग भी थोड़ी, तो मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। आपने बिकॉज पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन से लिख लेनी है, फिर लिखना है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अंडरगो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। In every collision the path of molecule is deflected so much so that sometimes it is even deflected back. Hence the net linear movement of the molecules in a particular direction is quite slow। मान लीजिए खाना यहाँ पक रहा है, रुकिए मैं पेन मार्कर चेंज करूँ। खाना यहाँ पक रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब स्मेल को कहाँ से कहाँ जाना है? इधर से इधर जाना है ऑब्वियसली। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं और वो आपस में टकरा भी रहे हैं, बट होता क्या है, मान लीजिए ये पार्टिकल स्मेल को लेके चला, हुआ क्या,
ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है और ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है। एक टाइम आया जब ये यहाँ पे कोलाइड किए और क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, तो इसकी मूवमेंट यहाँ सिर्फ होने की बजाय किसी और डायरेक्शंस में भी हो सकती है। तो अगर तो सिर्फ इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती तो ये मेरे तक जल्दी पहुंचता। अब क्योंकि इसकी कोलिजन्स भी हो रही हैं रास्ते में, तो हो सकता है कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन ये ना रह के कहीं और चली जाए, तो फिर वो पार्टिकल मान लो यहाँ चला गया, फिर यहाँ से कोलाइड करेगा, हो सकता है फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाए, फिर इससे कोलाइड करे, इसके कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ आ जाए, फिर यहाँ किसी से कोलाइड करे, फिर यहाँ इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए, ऐसे कोलिजन कर के पहुँचेगा अपनी डायरेक्शंस को बदल के, ऐसे जिगजैग पाथ, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचेगा। अगर स्ट्रेट लाइन पहुँचना होता तब वो ईजिली पहुँचता, अब ये जिगजैग होके पहुँचेगा क्योंकि ये कोलिजन्स भी कर रहा है। कोलिजन के बाद हो सकती है इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए, तो ये मेरी तरफ आने की बजाय मुझसे अपोजिट जाने लग जाए। तो इसीलिए ये कह रहे हैं, इस चीज़ को खुद ज़रा पढ़िए और खुद समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब नेक्स्ट एक फिलअप है, उसमें क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ MPS डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद VMPS डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी इंक्रीज या डिक्रीज में से भरना है, यहाँ पे भी इंक्रीज या डिक्रीज, तो सोचिए क्या आएगा यहाँ पे। हालांकि ये ईजी है बट क्या होता है कई बार हमें दोनों देने की बजाय सिर्फ ये देते हैं, ये वाली चीज़, और हम क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है, VMPS लिखा है, तो जल्दी की वजह से हम जल्दबाजी की वजह से यहाँ पे इंक्रीज भर देते हैं, बट यहाँ पे आएगा डिक्रीज और यहाँ पे आएगा इंक्रीज। तो देखिए जब हम ये प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो ये टेम्परेचर है, एक ये टेम्परेचर है, ये T2 है, ये T1 है, तो VMPS की वैल्यू तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बढ़ रही है, यहाँ थी फिर यहाँ हो गई, बट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स थे वो पहले इतने थे तो अब वो घट के इतने हो गए हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स घटती है बट VMPS बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। मान लीजिए मैंने आपको VRMS की वैल्यू दी कुछ 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको V एवरेज की वैल्यू दी 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैं हाइपोथेटिकल ले रही हूँ, अब इसको रेशो से निकालने मत बैठिएगा क्योंकि ये रेशो से अलग आएगा। मान लो मैंने कहा ना, जैसे VRMS रेशो V एवरेज रेशो VMPS, ये 1:1.128 रेशो 1.224। अगर आप ऐसे निकाल लेंगे तो नहीं, मैंने बस ये हाइपोथेटिकल बनाया है कि मान लीजिए VRMS की वैल्यू 3 है और मान लीजिए VMPS की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। मानने को कहा ही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर RMS ये है तो एवरेज ये नहीं हो सकती क्योंकि रेशो वाइज हमें देखना होता है। तो बताइए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स आपको दे रखा है।
या इन केजी आपको दे रखा है 0.0002 kg। मैंने सब हाइपोथेटिकल लिया है, कुछ भी इसमें से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं। बस आपको एक क्वेश्चन बताना है मुझे, तो बताइए आंसर कैसे लिखेंगे। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², राइट। अगर तो मुझे आंसर मीटर पर काइनेटिक एनर्जी का आंसर अगर मुझे जूल में निकालना है तो मुझे मास को भी एसआई में रखना है और वेलोसिटी को भी एसआई में रखना है। मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तभी आंसर मेरा क्या आएगा, जूल में। अब आप अगर आपको यहाँ 2 ग्राम दे रखा होता है मान लो, तो जल्दबाजी में कई बच्चे 2 ग्राम का 2 ग्राम ही रख देते हैं और आंसर मीटर पर सेकंड में निकाल लेते, तो वो गलत आता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें आंसर एसआई में चाहिए तो हमें मास की भी एसआई यूनिट ही रखनी पड़ेगी, ये रखेंगे फिर हम, अगर हमें 2 ग्राम दिया होता। अब आप मुझे यहाँ ये बता दीजिए, यहाँ पे वी एवरेज वाला आएगा कि वी आरएमएस वाला लिखूँ, इन दोनों में से। यहाँ पे स्क्वायर 2 का करूँ कि 3 का करूँ। कई सोच रहे होंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो एवरेज वेलोसिटी का ही स्क्वायर होना चाहिए, बट नो, यहाँ पे हम वी आरएमएस का स्क्वायर करते हैं। रीज़न बीइंग, हमने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ी थी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ वी आरएमएस, राइट। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है हाफ mv1², काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल है हाफ mv2², एंड सो ऑन अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल है हाफ mvn²। मैंने बताई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या करूँगी, हाफ mv1² प्लस v2² एंड सो ऑन अप टू vn²। मैंने इन सब को ऐड करके कॉमन ले लिया, हाफ m को अपॉन में एवरेज के लिए टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगी। हाफ m को साइड पे रखूँगी और ये जो वैल्यू आएगी मेरी, कौन सी वैल्यू भला, ये वाली, ये क्या है मेरे पास, वी आर एम एस का स्क्वायर। अगर आप वी आर एम एस को लिखें और उसका स्क्वायर करें तो यही वैल्यू आती है, तो ये हाफ m वी आर एम एस का स्क्वायर। तो कई बच्चे जल्दी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी में वी एवरेज लिख देते हैं यहाँ, तो बट यहाँ पे है क्या, वी आर एम एस है। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। अगले 5 क्वेश्चंस हम थर्मोडायनेमिक्स के साथ करेंगे, फिर अगले 5 क्वेश्चन सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ऐसे करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और तब तक पढ़ते रहिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए। थैंक यू, बाय।